जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। नेपाल में हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है और वहां पर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। शूट एट साइट के ऑर्डर हैं। क्यों ये सब हो रहा है, क्यों वहां पर हालत ख़राब है, आइए जानते हैं, समझते हैं। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने एक ऑर्डर निकाला जिसके तहत नेपाल में जितनी भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन्हें बैन करने का ऑर्डर दिया गया। काफ़ी अनथिंकेबल चीज़ें थी, सोची नहीं जा सकती थी इस बारे में कि कैसे आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रोक सकते हैं, कैसे आप सोशल मीडिया पर बैन कर सकते हैं। यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक ये पॉपुलर हैंडल्स हैं। ये कम्युनिकेशन के सोर्स तो हैं ही, साथ ही साथ अर्निंग के भी सोर्स होते हैं। ये अर्निंग के भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने ये फैसला लिया कि इन पर बैन लगेगा और इसके पीछे एक कारण था। दरअसल कारण ये था कि इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को अगस्त 25 को आदेश दिया गया कि आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करें और जो सोशल मीडिया हैंडल रजिस्टर नहीं करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे, उससे हम बैन कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने ऐसा क्यों फैसला किया गया? गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने ऐसा फैसला इसलिए किया क्योंकि वो चाहती है कंट्रोल। उसने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन, फ्रॉड, ऑनलाइन जो ठगी है, इसको रोकने के लिए हम चाहते हैं कि एक मेकैनिज़्म हो और लोकल रिप्रेजेंटेटिव ये सारी कंपनियां अपनी अपॉइंट करें विद इन नेपाल और उनके साथ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करेगी ताकि जो फ्रॉड है, ऑनलाइन ठगी है, मिस इन्फॉर्मेशन है, जो मिस गवर्नेंस को प्रमोट करती है, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हम मैकेनिज़्म बना रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप हमारे साथ रजिस्टर करें। जिन सोशल मीडिया हैंडल्स ने रजिस्टर कर लिया, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, वो तो अभी इंटैक्ट हैं, उनकी सर्विस बिल्कुल जारी है नेपाल में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सोशल मीडिया हैंडल्स अभी भी ब्लॉक हैं, जिसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है। इसके बाद वायलेंस एरप्ट हो गया। 3 दिन बाद लोग अनरेस्ट के कारण अपने घर से निकले और एक मैसिव क्राउड निकल पड़ा टुवर्ड्स द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। इन्होंने पार्लियामेंट में आग लगाई, वायलेंस हुआ, उसके बाद फोर्स डिप्लॉय किया गया, लोगों को मारे गए, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ और इसको लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पांस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर यूथ है, यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यहाँ पर ऐसे भी सोशल मीडिया को यूज़ करने वाले बिजनेस हाउसेज हैं, छोटे बिजनेस हाउस जो अर्निंग भी करते हैं, इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और अर्निंग करते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये उनके लिए ब्रेड विनर का काम करता है और यदि आप ये सब रोक दोगे तो हम अपनी आय कहाँ से करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने ऐसा कुछ नहीं सोचा और अभी भी बैन इम्पोज्ड है। आज के समय सोशल मीडिया एक वोकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके थ्रू आप न्यूज़ देखते हैं, इसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं, इसके थ्रू बातचीत होती है, इसके थ्रू नए दोस्त बनते हैं, इसके थ्रू आप अपनी फैमिली के साथ जो डिस्टेंट एरिया में हैं उनके साथ आप कनेक्ट हो पाते हैं। यदि आप यहाँ बैठे हैं और आपके मित्र या आपका परिवार किसी दूसरे देश में है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। ये सारी चीज़ें रोक दी गई, इन पर रोक लगा दी गई, तो एक प्रकार का कनेक्शन पर रोक लग गया, कम्युनिकेशन रुक गया, इसलिए लोग नाराज़ हैं। दरअसल लोगों का ये कहना है कि आप रोक लगाइए करप्शन पर, आप शट डाउन कीजिए करप्शन, ना कि सोशल मीडिया। यदि केपी शर्मा ओली की बात करें तो उनका एक पोस्चर ऐसा है कि एक अथॉरिटेरियन रिजीम वो चलाते रहे हैं, ऐसी उनकी पोस्चरिंग रही है, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी रही है। हाल ही के समय भारत के साथ जो उनका झगड़ा रहा विथ रिगार्ड टू काला पानी एंड ट्रेड रूट, और साथ ही साथ चूँकि एक कम्युनिस्ट विचारधारा है तो वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है। और नेपाल की बात अगर करें तो नेपाल में इस समय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और यहाँ पर किसी पार्टी के पास फुल फ्लेज मेजॉरिटी नहीं है। यहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी है। नेपाली कांग्रेस नेपाल की बहुत बड़ी पार्टी, बहुत पॉपुलर पार्टी, इसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, लेकिन तब भी इसके नेता पीएम नहीं हैं, बल्कि इसके साथ जो अलायंस में है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल,
उसके नेता केपी शर्मा ओली वो प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के। तो यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी आप जो है सरकार चला रहे हैं। और बहुत पॉसिबिलिटी है यदि नेपाली कांग्रेस को या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को कल को लगता है कि केपी शर्मा ओली के साथ रहने से उन्हें नुकसान है, पॉलिटिकल लॉस है, तो फिर वो रास्ता बदल सकते हैं। दे में जॉइन अनदर पॉलिटिकल यूनिट, कोई और पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। अब इसके इम्प्लीकेशंस भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर माउंट हो सकता है नेपाल के ऊपर। बहुत सारी यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं, तो यूएस का प्रेशर आ सकता है, वेस्ट का प्रेशर आ सकता है। हाँ, यदि नेपाली सरकार अभी बैन हटा देती है और कुछ समय देती है तो शायद ये चीज़ें ठहर जाएं, थम जाएं। लेकिन यदि ये नहीं रुकता तो फिर नुकसान नेपाल को होगा। नेपाल में जेन ज़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। जेन ज़ी उस कम्युनिटी को कहते हैं जो लेटर 90s और अर्ली 2000 में जिनका जन्म हुआ है, जो उन्होंने अपने लाइफ में स्मार्टफोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आज के समय ये बात आप सभी जानते हैं कि विदाउट मोबाइल फ़ोन्स, विदाउट लैपटॉप्स, विदाउट सोशल मीडिया वी कैन नॉट थिंक आवर लाइफ। इनके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। इसलिए इनकी ज़िंदगी एक तरह से थम गई थी। ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से। इसलिए इनका प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें साथ दिया जर्नलिस्ट ने, राइट ग्रुप्स ने, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने। इन सभी ने साथ दिया इस प्रोटेस्ट में और मैसिव क्राउड यहाँ पर चला टुवर्ड्स पार्लियामेंट। और ऐसा बताया गया कि इस क्राउड ने नुकसान पहुँचाया है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट की बिल्डिंग को क्षति पहुँची है, उसके कुछ हिस्से को क्षति पहुँची होगी। और इसके बाद फिर फोर्स डिप्लॉय किए गए, कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जो निवास है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बीच बीच में नेपाल से एक न्यूज़ ये भी आती रहती है, एक प्रोटेस्ट ये भी होता रहता है कि राजा आओ देश बचाओ। यानी कि अभी भी नेपाली लोग चाहते हैं कि वापस से यहाँ मोनार्की आ जाए और हमारा देश बच जाए। नेपाल में लंबे समय तक मोनार्की रही है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही, लेकिन राजा का एक अस्तित्व रहा है। ज्ञानेंद्र विक्रम शाह देव अंतिम राजा थे, जो कि वीरेंद्र विक्रम शाह देव के छोटे भाई थे। उनके बाद कोई भी राजा नहीं बना और नेपाल ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चुना और तब से यहाँ पर सरकार है। लेकिन तब भी यहाँ पर बीच बीच में वायलेंस होते रहे। नेपाल की सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ पर हालत ख़राब है, लेकिन दूसरे इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स या दूसरे इंडिकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिकेटर्स, इन सब में नेपाल पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर मैसिव पॉवर्टी है, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट है और इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर है। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये सब स्टैग्नेंट पड़े हुए हैं। बहुत अधिक से अधिक टूरिज़्म पर डिपेंडेंट ये देश है और किसी सेक्टर पर सरकार ने ध्यान दिया नहीं। लेकिन चूँकि टूरिज़्म सेक्टर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, इसके लिए एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, सर्विस, दूसरे सेक्टरों को प्रमोट करना होगा और सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस कारण से भी लोगों में रोष है, अनरेस्ट है कि उन्होंने जो सोचा था कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जब आएगी तो उनके दिन सुधरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि और हालत ख़राब हो गई नेपाल की, नेपाली लोगों की। वहाँ पर पॉवर्टी है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं और वैसा स्पेंडिंग पावर नहीं है। वो जब देखते हैं भारत की तरफ कि भारत चौथी बड़ी इकॉनमी है और आज वो बदहाली में है, तो एक कुंठा अवश्य रहती है। इसलिए ये रोष बढ़ता जा रहा है। और यदि केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार नहीं चेतती, अपने फैसले को नहीं रिवर्स करती, तो ये एक्सिलरेट हो सकती है। फिर उसमें बाकी चीज़ें जुड़ जाएंगी। फिर उसमें जो नेपाल की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसको भी डिस्कस किया जाएगा, उसको भी बातचीत की जाएगी। हो सकता है इसे पॉलिटिकल बैकिंग मिल जाए, हो सकता है जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इस पर हाथ आजमाने की कोशिश करें, वो भी साथ आजमाएँ और आ जाएँ और सपोर्ट करने लगें। तब यहाँ पर दिक्कतें होंगी और जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगी करंट नेपाली गवर्नमेंट के लिए। और बैनिंग सोशल मीडिया इज़ रियली अ फुलिश डिसीजन, अपने आप में एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। इसके लिए केपी शर्मा ओली को शायद सोचना पड़ेगा लंबे समय तक कि उन्होंने कौन सी बड़ी गलती कर दी। अब देखते हैं नेपाल का क्या होता है और किस प्रकार नेपाली सरकार इस समस्या से जूझ पाती है और कैसे इससे बाहर आ पाती है।
अभी तो बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं, बहुत सारे अपुष्ट खबरें आ रही हैं, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कई लोग घायल हैं, तो उनको ले जाया जा रहा है अस्पताल में, रोका जा रहा है, कैजुअलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं, वी होप फॉर द बेस्ट कि जो घायल हैं उनका उपचार हो, एंड वी प्रे फॉर दोज हु आर डिजीज्ड। देखते हैं आगे क्या होता है। और इस संबंध में कुछ अपडेट हुआ जो कि सिग्निफिकेंट है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप लोग एनलाइटन हो, जान पाएँ, समझ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस चैनल फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।